जुल्म है, पड़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, फर्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेग बेदाग पे या लाशाए बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग। साजिशें लाख उड़ाती रहें जुल्मत का नकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चराग। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ियाबाद के इलाके, ये लियारी का उस्मानाबाद का इलाका है। उस साइड से लियारी लगता है और इस साइड पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी आबाद है। मोस्टली उर्दू स्पीकिंग इलाका है। जैसा कि मेरे प्रोग्राम का टॉपिक आज यही है कि क्या वजह है कि उर्दू स्पीकिंग्स को टारगेट किया जा रहा है। बोरी बंद लाशें कराची का कल्चर बन गई हैं, गले काटे जा रहे हैं, लाशों को नदियों में फेंक दिया जाता है, गलियों में फेंक दिया जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ उन ख़ानदानों से गुफ्तगू करने की, उनसे बात करने की। बहुत मुश्किल हुई है मुझे इन फैमिलीज़ को स्पॉट करने में। तकरीबन 2 वीक्स का टाइम मुझे लगा है कि मैं किस तरीके से मैंने इन लोगों को कलेक्ट किया है, इन लोगों की इन्फॉर्मेशन निकलवाई है कि मुझे पता चल सके कि वो कौन से बच्चे थे। वो ये छोटे छोटे बच्चे, नाज़रीन मेरे पीछे ये सब जो बच्चे आपको इन इलाकों में रहने वाले नज़र आ रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जो पल बढ़कर जवान होते हैं और उसके बाद बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको मौत के घाट इस बेरहमी से उतार दिया जाता है। क्यों इसके बारे में कोई एक्शन नहीं हो रहा? क्यों इस बारे में कोई हुकूमतें कबूतर की तरह आंखें बंद कर कर सुन होकर बैठी हुई हैं? सिर्फ बातें, वादे, दावे, और वो भी सब खोखले, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। नाज़रीन, अगर आप सिर्फ थोड़ा सा कैमरा घुमाएं तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितना छोटा इलाका है। कि इसके अंदर सिर्फ मेरे हाथ के हिसाब से यहाँ पर स्पेस है। छोटे छोटे घर हैं, मासूम लोग रह रहे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्हीं गली इलाकों में, मोहल्लों में रह रहे हैं और इसी के अंदर पल रहे हैं। लेकिन उनकी सिक्योरिटी के लिए हमारी हुकूमत क्या कर रही है? उनके पासपोर्ट फ़ौरन है, वो तो बाहर के मुल्कों में इलाज, मान लीजिए सैर व तफरी के लिए, घर बनाने के लिए, कारोबार करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस गली के अंदर, इन गलियों के अंदर, इन इलाकों के अंदर मेरे इन छोटे छोटे बच्चों को रहना है। इसको रहने के लायक हमने ही बनाना है, ऊपर से कोई नहीं आएगा। हमें ये चीज़ एक दफ़ा एक कौम होने की हैसियत से फ़ैसला करने की ज़रूरत है, आंखें खोलने की ज़रूरत है कि जो हम पर हुकूमत करे उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि उसके पास किसी भी दूसरे मुल्क की शहरियत हो या वो किसी दूसरे मुल्क जाकर घर बना सकता हो और रह सकता हो। इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो हम पे हुक्मरानी करेगा वो पाकिस्तानी सही मानों में हो, वो यहीं पर उसका मरना जीना हो, तब जाकर शायद इस मुल्क की किस्मत को बदला जा सकता है। हमें एक रेवड़ या हुजूम बनकर नहीं सोचना नाज़रीन, हमें ये बात सोचनी है और एक दफ़ा पक्का फ़ैसला कर लेना है कि हम पे जो भी हुकूमत करेगा उसकी दोहरी शोरियत नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो सिर्फ पाकिस्तानी होना चाहिए। तभी वो इन्हीं गली इलाकों और मोहल्लों के मसाइल को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ फैमिलीज़ की तरफ जाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं आबिद बेग के घर में मौजूद हूँ। उसकी वालिदा, ये उनकी तस्वीर है आबिद की, और आबिद यकीनन बहुत कम उम्र है, इनकी एज 20s के अंदर ही होगी। और आबिद बेग की वालिदा और उनके वालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अब ज़िंदगी के हालात आबिद के गुजर जाने के बाद कैसे हैं, गुजर बसर कैसे करते हैं और आबिद उनको कितना याद आता है। क्या कर रहे हैं, यही बच्चे काम पे जाता था। आप आबिद के वालिद साहब? जी। आबिद की क्या उम्र है? तकरीबन 20 के करीब, 22 के करीब ऐसी उम्र थी। आप क्या काम करते हैं? मैं तो अभी बेकार बैठा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। आपके और कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे और हैं, जिसमें से 2 बेरोजगार हैं और एक जो है वो भी उसी एरिया की तरफ जाता है, उसको भी मैंने रोक रखा है, वो भी नहीं जा रहा। मैंने रमज़ान में जब लड़के को उठाया था तो उसको भी मैंने रोक लिया था नहीं जाना। 1 महीना जब गुजर गया, अब फिर ये हालात ऐसे हो रहे हैं, अब मैं फिर 1 महीने से इसको नहीं भेज रहा काम पे। तो हालात जो है बड़े मुश्किल से गुजर रहे हैं हमारे यहाँ। तो आबिद को कैसे मारा गया? मतलब ये काम पे सुबह गया, वहाँ रास्ते में गाड़ी में उतार दिया गैंग मार।
अच्छा, गाड़ी में से रास्ते में हाँ, उतारा। कंपनी की गाड़ी से उतारा है। कंपनी की गाड़ी से हाँ, उतारा। कंपनी की गाड़ी से उतारा है। चाकीवाड़ा के इलाके 2 में नंबर पे शनाख्ती कार्ड दे के उतारा होगा। पता नहीं है जो से तो शांत का था। काम करने वाले इनके साथ थे ना, हाँ। तो उनसे पता ये चला था कि इसको वहाँ से उतारा, फिर कमी से उतार के पट्टी बांध के इसको ले गए। और फिर सुबह के टाइम पे जो है मतलब एक सारा रोजे से था बेचारा, सारा दिन उसको वहाँ रखा, रात को फिर सुबह जो है वो गार्डन के आगे मार के बोरी में बंद करके फेंक दिया। बोरी में हाँ, बोरी में बंद करके यहाँ फेंक गया। तो तशद्दुद के निशान तो हाँ, तो के निशान थे, कहाँ कहाँ? ये हाथ में थे, यहाँ गोली मारी, यहाँ मारी गोली उसके घर मतलब यहाँ मतलब वहाँ से अस्पताल से तो कोई कोई लगा रखी हुई, तो खून बह रहा था उसके एक गोली यहाँ मारी मार के खत्म कर दी। अब दिन भर रात भर उसके साथ पता नहीं क्या किया, वो अल्लाह जानता है। बेग साहब आप क्या काम करते थे पहले? मैं मिल का काम, फैक्ट्री में कपड़ा बुनता था। आप कपड़ा बुनते थे, वीविंग का काम हाँ, करते थे। वीविंग तो का काम फैक्ट्री किधर थी? हाँ, फैक्ट्री का अजीजाबाद में। अब तो 4-5 साल हो गए मुझे छोड़े को। अच्छा, हाँ, ज़्यादा, हाँ 12 साल के करीब हो गए। उनको छोड़े कितने बच्चे हैं आपके? मेरे ना 11 बच्चे थे। माशाल्लाह। अच्छा, तो 6 बेटियाँ और 5 बेटे थे। 5 बेटे थे। तो फिर ये कौन से नंबर पे था? ये तीसरे नंबर पे था। समझो बच्चों के अंदर बहनों से अलग, समझो ये तीसरे भाइयों में 3। हम्म, ये आबिद है, इससे छोटा एक साजिद है, उससे छोटा माजिद है, और एक जो आरिफ है, एक महराज है, उसकी शादी कर दी है। एक बच्चे की, एक 2 लड़कियों की, एक बच्चे की शादी कर दी है। शादी के बाद ही ये मसला हुआ, थोड़े दिन के बाद ही इसको मार दिया। तो अब जो है वो घर के हालात जो है ना वो बहुत ख़राब चल रहे हैं हमारे, यानी इसको इतना काबिल तरह से नुकसान हुआ हमें। कंपनी वालों ने भी कुछ तवज्जो नहीं करी कि भाई हमारा 5 साल से काम कर रहा था, कोई नहीं। आपके ये तीसरे नंबर का बच्चा था और शादीशुदा था? नहीं। बड़े लड़के की करी, 2 लड़कियों की करी, अभी इसकी और किसी की शादी नहीं करी। और किसी की? बाकी बहनें अभी घर पे? हाँ, बाकी हैं घर पे। छोटी है अभी, समझो छोटी हैं अभी, उनकी शादी करनी है। हाँ। माजिद जो है वो सिलाई का काम करता, कभी है कभी नहीं है। लेकिन वो डर के मारे के अंदर लियारी वाले इलाके में नहीं? आरिफ जो है ना, जो इससे बड़ा जो था, तो वो लियारी में काम करता, शेरशाह की तरफ, इधर पाक कॉलोनी की तरफ जाए तो भी मसला है, इधर से जाए तो भी 19 में जाए तो भी मसला है। तो उसको भी मैंने रोक रखा है, वो भी नहीं जा रहा आरिफ जो है। हाँ। तो वो जो बच्चे हैं आपके, आप उनको भी उस तरफ नहीं जाने देते? नहीं, कहाँ देने जाने, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो कोई और कोई खतरनाक ऐसी दोबारा तो एक तो चला गया, अब हम सोचते दूसरा भी चला जाए हमारे एरिया में जाने से, तो इससे बेहतर घर में बैठा रहे तो सही है। अब इसकी क्या बात सबसे ज़्यादा याद आती है? बहुत याद आती है। कभी हमने उसको मारा, मैं करके सोचती हूँ पर किस तरह उसको मार के करा, किस तरह मारा होगा बेचारे को, किस तरह बर्दाश्त किया होगा सर। हमने कभी नहीं मारा। उसकी दादी थी, जिंदा थी जब, उसको तो मारने नहीं देती, किसी बच्चे को नहीं मारने देती थी वो तो अपने। बहुत सीधा बच्चा था, मोहल्ले वाले भी नहीं जानते, सुबह ही जाता, शाम को आता, सुबह चला जाता, कुछ पहचानते भी नहीं कि भाई ये कहाँ है। मरने के बाद भी पता चलता कि कौन सा लड़का हुआ, कौन सा लड़का हुआ। जब बताया हाँ यार ये तो बाहर नहीं, हमने देखा घूमते काम और घर और काम। बेग साहब मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग होना जुर्म है? उर्दू बोलने वाला जुर्म है? क्या आपके बेटे को सिर्फ उर्दू बोलने पे मारा गया? उर्दू बोलने पे मारा ना, बाकी और भी तो बलूच, उनको क्यों नहीं उतारा भाई? और गाड़ी में जा रहे थे, उनको क्यों नहीं उतारा? इसी को उतारा भाई। और भी तो बलूच जा रहे थे, उनको भी उतारना चाहिए था, किसी को नहीं, बस इसी को उतारा। तो बेटू आ क्या ये जुर्म है? जुर्म तो नहीं है। अभी इन्होंने पता नहीं क्या हमारे पर सोच रखे, ये आए हुए बाहर से आए हैं, तो समझते पाकिस्तान में इतने साल हो गए रहते थे, अभी भी ये समझते ये महाजर है फलाना दिन का। ये अपने इन्होंने एक तासुब रखा हुआ है, ये तासुब की बुनियाद पर। हाँ। आप कितने अरसे से इस इलाके में रहते? तकरीबन सन 57-58 से रह रहे हैं हम यहाँ। सन 57-58 से? मतलब तकरीबन पाकिस्तान बनने के टाइम से? हाँ, हमारी अम्मी की शादी भी यहीं हुई। 47 में बना ना। हम आए 47 में इधर। अच्छा। पहले तो हम लाहौर में रहते थे, वालिद साहब के इंतकाल होने के बाद फिर हमने कराची आ गए थे। अच्छा। क्या रिश्तेदार हैं हमारे, यही पले बड़े। आप पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? आज से 20 साल बाद पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है इस तरह के? अभी तो ऐसा लगता है कि अज़ाब आने वाला है बस,
ऐसा लगता है कि अब अज़ाब मानने के ऐसे ऐसे हालात हो गए कि अल्लाह ताला अज़ाब भेजने वाला है बस। तकलीफ होती है, दुख होता है, परेशानी होती है, आप इसको कैसे रेट करेंगे? मतलब आप क्या कहेंगे कि समझ नहीं आता बस क्या करें। हमें कभी ऐसे हालात देखे नहीं, अब देखने पड़ रहे हैं। मुसलमान काट के मर रहा है, पहले तो कोई इंसान कुत्ता उत्ता कोई मारता था, किसी को ये कुत्ता मर गया, ये हो गया। अब तो इंसान ऐसे मर रहे, काट के फेंक देते। यहाँ से पता नहीं चल रहा आजकल। बेग साहब, आप अपने आप को महसूस करते हैं अब? नहीं महसूस कहाँ समझ, अब तो बच्चे भी जाते हैं तो खतरा डर का लगा रहता है, घर आ जाए तो फिर सुकून होता है, वरना परेशानी है। बाहर निकलते रहे भी डर ही लगता है कि भाई ना किधर बैठो ना उठो। अब उन्हें तो मैं तो जाता ही नहीं हूँ, बच्चों को भी मना करते हैं बाहर नहीं बैठो ना जाओ। तो हालात ऐसे हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी कल की बात है, मेरे ख्याल से हमारे सामने वाले 6 बजे का बच्चा वो गया, पता नहीं उनको पकड़ लिया था और जाके रात को 1 बजे छोड़ा, पता नहीं किस तरह से छोड़ा है। और हमारी और गली में भी वो 10 महीने, हमारे लड़के के 1 हफ्ते बाद उसका लड़का भी उठाया, पाक कॉलोनी से आ रहा था काम पे, वो भी 10 महीने अभी तक उसको पता ही नहीं कहाँ है वो। बहुत शुक्रिया बेग साहब। आबिद बेग के वालिदैन से नाज़रीन मैं गुफ्तगू कर रही थी और वो मुझे बहुत शॉक्ड महसूस हुए, क्योंकि उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान तकरीबन बना ही था तब से वो सन 57 और 58 से यहाँ पर मौजूद हैं। पहले वो लाहौर में रहते थे और उसके बाद वो यहाँ पर शिफ्ट हुए। आबिद की वालदा माजिदा जो मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उनका ये कहना है कि वो पहले लियारी ही के इलाके में रहती थी और उनकी शादी होकर वो यहाँ पर आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि आबिद और उसके तमाम बहन भाई यहाँ पर पैदा हुए और इन्हीं गली कूचों में खेल कर बड़े हुए। लेकिन क्या हम अपनी आने वाली कौम को या अपने कड़ियल जवानों को वो मुस्तकबिल दे रहे हैं जो वो डिज़र्व करते हैं? क्या वजह है कि बलोची होना या उर्दू स्पीकिंग होना या सिंधी बोलना या पंजाबी होना ये हमारे लिए तासुब की निशानियां बन गई हैं? यानी कि अगर हम उर्दू बोलने वाले हैं तब भी हम डरें, अगर हम पंजाबी बोलने वाले हैं तब भी हम डरें, बलोच हैं तब भी हम परेशान रहें। क्या वजह है? क्या हमने यही दिन देखने के लिए पाकिस्तान को हासिल किया था? मैं बार बार ये सवाल उठाए जा रही हूँ कि पाकिस्तान हमने क्यों हासिल किया, क्योंकि नाज़रीन मैं बार बार फोर्स्ड होती हूँ, बार बार मैं जब वालिदैन से गुफ्तगू करती हूँ और जब उनकी नम आँखें या उनके खुश्क हुए हुए आंसू देखती हूँ और मैं उनके दर्द को देखती हूँ कि वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे उस तकलीफ़ को। क्योंकि नाज़रीन सिर्फ 1 सेकंड के लिए इमेजिन करें कि वो बच्चा जो माँ के पेट में जब होता है तो उसकी कितनी केयर करनी पड़ती है, एक माँ को कितनी एहतियात करनी पड़ती है कि उसका बच्चा सही व सालम इस दुनिया में आ जाए। अल्लाह ताला से हम दुआएँ करते हैं, मनते मुरादे करते हैं कि किसी तरीके से हर चीज़ खैर खैरियत से हो जाए। फिर उसके बाद जब वो दुनिया में आ जाता है तो उसके बाद उसके एक बचपने का टाइम होता है जिसमें माँ या बाप हर पल आगे बढ़ते हैं और अगर उसको कहीं चोट लग जाए या वो कोई गलत चीज़ ना खा ले या उसको कोई बीमारी ना हो जाए, हम उसका ख्याल करते हैं। फिर वो लड़कपन के दौर में आ जाता है, लड़कपन के दौर में फिर हम उस पर ये कोशिश करते हैं कि उसको अच्छी से अच्छी तालीम दे। माँ बाप अपने मुंह से लुक़मा निकाल कर अपनी औलाद के मुंह के अंदर डालते हैं ताकि सिर्फ इस वजह से कि ये कड़ियल जवान बन सके, इसका फ्यूचर अच्छा हो सके, ये कहीं अच्छी जगह हो जाए। हर माँ बाप ये बात चाहते हैं नाज़रीन कि वो चीज़ जो वो खुद ना ज़िंदगी में हासिल कर सकें या उनको नसीब ना हो उनकी औलाद को मिल जाए और उनकी औलाद उनसे कई ज़्यादा बेहतर हो जाए। उसके बाद जब वो नौजवानी के दौर में आते हैं तो फिर उनके माँ बाप को एक तसल्ली होती है कि अब हमारा बेटा जवान है, अब वो दिन आ गए हैं कि अब हम रिलैक्स करेंगे, हम आराम करेंगे और हमारा बेटा या हमारी औलाद जो है वो हमारा बोझ बर्दाश्त करेगी। लेकिन नाज़रीन सिर्फ 1 सेकंड के लिए सोचें कि ये वो पॉइंट है जब माँ बाप सोचते हैं कि अब आराम का वक्त शुरू हो गया है और उसी वक्त उनको ऐसी आजमाइश में डाल दिया जाता है कि वो एक ऐसे साए तले रह जाते हैं कि उससे वो सिर्फ उनकी यादों से शायद वो चीज़ कभी स्क्रैच ही ना हो पाए। क्या हम बैरूत में रहते हैं? क्या हम इराक़ में रहते हैं? अफ़गानिस्तान के अंदर रहते हैं? क्या हम किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ जानवर आबाद हैं? क्या जंगल का कानून है? शायद नहीं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये मेरा ही मुल्क है, ये आप ही का मुल्क है, ये मेरे ही बहन भाई हैं, ये आप ही के बहन भाई हैं। लेकिन फिर भी इतना तासुब, क्या माँ बाप ने ये सारी चीज़ें सोचकर इस मुल्क के अंदर आए थे? क्या हमने हिजरतें और अपने वो जुल्म वो जो हम पर ढाए गए थे तक़सीम हिंद के मौके पर, क्या सिर्फ ये दिन देखने के लिए उठाए थे?
या सिर्फ यही वक्त देखने के लिए कि अब गोली कहाँ से आती है, अब गोली कितनी कहाँ से आती है। शायद नाजरीन, मेरी और आपकी ज़िंदगी की वैल्यू सिर्फ 27 रुपये हो गई है, क्योंकि एक बेसिक गोली की कीमत इस वक्त कराची के अंदर 27 रुपये है। यही हमारी ज़िंदगी की वैल्यू होकर रह गई है। क्या फ़ायदा ऐसे हुक्मरानों का, क्या फ़ायदा ऐसे ऐवानों का, क्या फ़ायदा ऐसे आइन का, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का और इतनी बड़ी बड़ी बातों का, क्योंकि आखिर में हमारी ज़िंदगी की कीमत तो सिर्फ 27 रुपये ही है। और हमारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, हमें बसों से घसीटा जाएगा सिर्फ हमारे ज़बान पर, हमारे सिर्फ इस बात पर कि हम कौन सी ज़बान बोलते हैं। सिर्फ इस वजह से हमें घसीटा जाएगा और हमें लाइन में खड़ा करके मारा जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस्मानाबाद और गाज़ियाबाद का जो इलाका है, यहाँ पर तौहीद मस्जिद और खजूर गली के नाम से एक इलाका है, यहाँ पर लियारी के मौजूद हूँ। लियारी तकरीबन लियारी का इलाका है। यहाँ पर मैं एक ऐसे बच्चे के घर आई हूँ जिसका नाम कामरान था, जिसको अपने वालिद साहब के साथ ही वो था और उसको गोली मारकर हलाक किया गया है। और ये वाक़या अभी चंद दिन पहले ही रोनुमा हुआ है। मैं उनके घर के अंदर जाने की कोशिश करूँगी और उनसे हालात ज़िंदगी पूछते हैं। मतलब शादी की तैयारी के लिए गए थे, मतलब क्या, मतलब नहीं, कपड़े काम से निकले थे। अच्छा। काम पे जा रहे थे तो पेट्रोल डला के इसे गए तो फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने। दिमाग में इतनी गोलियां मार दी कि हॉस्पिटल ले जाते तक जमीन दे दिया था। होश में नहीं थी। छोटी बेटी है, एक बेटा है। अब रोज़ी के लिए भी न जाए तो फिर कैसे करे घर का निज़ाम, बताएं आप। सब कुछ ये जब बाहर निकलते तो फायरिंग कर देते। आप लोग यहाँ पे कब से आबाद है? जब से पाकिस्तान बना, जब से कि हर शय मिल जाती, माँ बाप तो नहीं मिलते ना बच्चों को। अब बच्ची हमारी रोज़ कहती है मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ हैं, बाबा जानी कहाँ हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सबसे छोटी बच्ची है। कामरान आपका वाहिद कफील था घर का? जी। और आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे थे, तीनों की शादी हुई भी है। अच्छा, बस कामरान के साथ आप लोग रहते थे? एक बेटी है, 2 बेटे हैं। खबर आपको जब पता चली तो फिर आप लोग भागे अस्पताल की तरफ? हम तो ऊपर चले गए थे। जब ये काम पे गए तो हम गली में शोर की आवाज़ आई तो मैंने कहा अपनी बड़ी बहू से, मैंने कहा ये शोर की कैसे आवाज़ आ रही है, तुम्हें पता नहीं लग रही? कहने लगी नहीं अम्मी पता नहीं कैसे आवाज़ आ रही। जब हम गए तो नीचे पूरा रोड भरा हुआ, गली भरी हुई थी। फिर हमें छोटा बेटा हमारा बताकर चल गया था। सिर्फ मैं बाहर खड़ी, मेरे सामने से निकले, मैं जाके सिर्फ चूल्हे के पास खड़ी हुई हूँ, मुंह धोया है, बस इतनी सी देर में आवाज़ आने लगी कि कामरान के गोली लग गई, कामरान के गोली लग गई। आधा घंटा ही हुआ होगा, यहीं तो गार्डन तक ही तो पहुँचे हैं। अरे चलो कामरान के गोली मार दी, अरे भाई की गोली मार दी। अरे अभी अभी तो गया, हम तो अकीदा भी नहीं करते। जब हम काम नहीं करेंगे खाएंगे कहाँ से? हमारा बच्चा तो किसी इसमें भी नहीं था, जाने आने में घरी में गली में रहता था। अब इतने से बच्चे हम कहाँ से इनको संभालें? ये हमारे लाख संभालेंगे बच्चे मुन्ने मुन्ने से? बीवी जवान है, उम्र कट जाएगी इसकी, कभी भी नहीं कट सकती। बताओ क्या करें बच्ची का? इतनी मुसीबत से बच्चों को पाला परवरिश करा और ये थोड़ी तुम गोलियों के भेंट चढ़ा रहा। कब तक ये मारते रहेंगे हम लोगों को? इनको कोई समझाने वाला नहीं है। हमारे औलाद नूही मर मर के जा रही है। जितने भी अभी बराबर हमारा भाना दमादे इसके मार के चलेगा, वो भी काम से दिख रहा। बच्चे स्कूल छोड़ के आए, कब तक हम देखते रहें? हमारे बच्चे हमारी गलियों में महफूज नहीं है। वो घर से बाहर भी बैठते हैं तो दिल हमारा इतना, बेटा अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, खतरा है, अंदर आ जाओ। ऐसे आते हैं स्कूटरों पे मार के चले जाते हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? मर्दी तो कमाने जाएंगे ना, औरतें थोड़ी कमाने जाती हैं। हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही है। रेंजर्स खड़ी हुई रहती है, बोलती है हमें आर्डर नहीं गोली मारने का, तो फ़ायदा क्या यहाँ खड़े होने का है? जब ये कुछ कर नहीं सकते तो फ़ायदा क्या? जब गोली मार दी, रेंजर्स खड़ी है, पुलिस खड़ी है, सामने के सामने बोल रहे हैं बचाओ मेरे, बचाओ बचाओ, पकड़ो पकड़ो, किसी ने पकड़ा ही नहीं है।